कौन होते हैं ओवैसी साहब? जो व्यक्ति एक लोकसभा तक सीमित है, उस व्यक्ति की बात हम उत्तर प्रदेश में क्यों सुने? मुझे बताइए ओवैसी साहब कौन है? जिनके पूर्वज निजाम थे, जिन्होंने आके हिंदुस्तान की जनता पर अत्याचार करा था, जिन्होंने आकर हमारे हिंदुस्तान की जमीन को हड़पा था। आपने आज भी माफ़ी नहीं मांगी। और जहाँ तक अल्पसंख्यक जैसे मुसलमानों की बात है, मेरा ये मानना है कि जितने मुसलमान अल्लाह का इस्लाम मानते और मुल्ला का इस्लाम नहीं मानते ना, वो इस चीज़ को समझेंगे बखूबी और अपनाएंगे भी, क्योंकि वहाँ जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं है। मैं नहीं मानती मेरे देश का अन्नदाता जाकर गैंग रेप कर सकता है एक महिला के साथ। मैं नहीं मानती कि मेरे देश का अन्नदाता, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो रोक सकते हैं। मैं तो नहीं मानती कि राहुल गांधी जी थोड़ा थाईलैंड और बैंकॉक के ज़माने में ज़्यादा चलते नहीं। लोगों को लगता होगा कि अगर भगवा पहना हुआ है तो मुसलमान का विरोध करता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि भगवा हमारे हिंदुस्तान की शान है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम अल्लाह का इस्लाम मानने वाले, मुल्ला या ओवैसी का इस्लाम मानने वाले नहीं हैं। मैं खुद मुसलमान हूँ। न जाने कितने लोग आगे आ रहे हैं मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो निखत मैम, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमने लास्ट इंटरव्यू लिया, उसके बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं। मैम, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले, विधानसभा 2022 चुनाव होने वाली है, गहमा गहमी बहुत बढ़ गई है और वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए, क्योंकि हमें पता है कि भारत में उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसका लगभग 24 करोड़ की आबादी है, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो बिल 11 जुलाई को ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं वो, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की ज़रूरत है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं ना कहीं हमें इस बात को समझ जाना चाहिए कि हम आज के युवा जो पीढ़ी है उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जितना भी एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो लोग हाहाकार मचाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी? एक तरफ आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही और एक तरफ आप ये कह देते हैं कि जनसंख्या को कम नहीं करना चाहिए, जो चल रही है वो सही है, लोगों के परिवार में और निजी जो अपने संबंध है उसके बीच में आप लोग क्यों टांग अड़ा रहे हैं? आप मुझे बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आज भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस नहीं करा, ये तो इंट्रोड्यूस हिंदुस्तान की जनता ने ही कर दिया था, ये कहकर कि अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को कंट्रोल करें। हमारे देश की जो आबादी है वो 135 करोड़ से अधिक है और हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो आज तक पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल उनका तारुफ ही नहीं हो पाया है, किताबें कभी देख नहीं पाए, इंग्लिश तो दूर, बहुत सारे लोग ऐसे जो हिंदी पढ़ लिख नहीं पाते। हमारी मातृभाषा बोल लेते हैं क्योंकि ठीक है, बचपन से मुंह से वही जुबान निकलती है तो सीख जरूर लेते हैं, लेकिन लिखना पढ़ना लोगों को नहीं आता। तो ये सब चीज़ें दूर करने के लिए ये तो आज के युवाओं की, आज हमारे देश की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा कर रहे हैं तो हम हाथ खोलकर इसका स्वागत करेंगे और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी क्या, हर व्यक्ति जो समझदार है इस चीज़ का स्वागत करेगी। लेकिन वहीं पे जहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करूंगी, क्या उन्हें इस बात से ज़रा सा पीड़ा तो पहुंचेगी? क्या उन्हें इस बात का दुख नहीं कि अचानक से ये बिल आना, नियंत्रण पे रोकना, जहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद ये गलत है, इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ उसमें मुसलमान नहीं हैं, उसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी। लेकिन अब जब आपने यहाँ पर ये बात रखी तो एक मैसेज जाता है कि शायद मुसलमानों को दिक्कत होगी। नहीं, हाँ होगी दिक्कत, सिर्फ उन लोगों को होगी जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बर्थ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चे जितने मर्जी करते रहने चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, आज भी, आई शुड नॉट से दिस, बट बहुत सारे हाउस हेल्प भी हमारे घरों में ऐसे होते हैं जिनके परिवार ये चाहते हैं कि 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा बच्चे करेंगे तो शायद घर की और पूरे देश की गरीबी मिटेगी। वो भूल जाते हैं कि अगर आप उनको पैदा कर रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उन्हें पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, लिखाएंगे, उनकी शादी करेंगे, उनको एक अच्छे समाज में आप पेश करेंगे। उस समाज में पेश करने के लिए, माफ़ करिएगा लेकिन सभी जानते हैं पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड परिवार से आते हैं तो आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि यहाँ पर कोई सोशल सर्विस नहीं चल रही। आपको खुद कमाना है और काम करना है और फिर लोगों को, अपने बच्चों को आपको अच्छी तरीके से शिक्षा देनी है। उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक अल्पसंख्यक जैसे
मुसलमानों की बात है, मेरा ये मानना है कि जितने मुसलमान अल्लाह का इस्लाम मानते हैं और मुल्ला का इस्लाम नहीं मानते ना, वो इस चीज़ को समझेंगे बखूबी और अपनाएंगे भी। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत ही नहीं है कुछ लोगों को। तो कुछ लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम तो हमारे 2 वाली पॉलिसी या फिर एक बच्चा, उतना जो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को अपने आप ही समझ रहा है तो उसको इस कानून से दिक्कत नहीं होगी। कानून से दिक्कत करने वाले लोग और होने वाले सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो विपक्षियों के भड़कावे में आएंगे, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बारे में कोई जान पहचान नहीं है, कुछ पता नहीं है। जैसे कि सीए कानून में लोग बैठ गए थे, फार्मर्स के प्रोटेस्ट के लिए लोग बैठ गए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कानून। तो जिन्हें आप नहीं समझा सकते उन्हें क्या समझाओगे? वो कहावत है ना, नींद से उसे जगाया जाता है जो सो रहा हो। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसे कैसे जगाओगे? आप हिलाते रहो, वो जगेगा नहीं। तो इसी तरीके का माहौल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही ज़रूरी है और ये अनिवार्य रूप से पूरे हिंदुस्तान के लिए आना चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं। जी, लेकिन वहीं पे अभी जहां हमने देखा मोदी कैबिनेट 2.0 लगभग 43 नई मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया है। इस पे भी कांग्रेस विपक्षी ने बहुत बढ़ चढ़ के अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि जहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर को चेंज करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे किसान आंदोलन हुए, अन्नदाताओं को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन उनके ऊपर एक बार भी आंच नहीं आने देती है बीजेपी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप अन्नदाता की बात करते हो, जब आप किसानों की बात करते हो, तो आप मेरे किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। मैं नहीं मानती मेरे देश का अन्नदाता जाकर गैंग रेप कर सकता है एक महिला के साथ। मैं नहीं मानती कि मेरे देश का अन्नदाता, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो रोक सकता है। मैं तो नहीं मानती। आप कहते होंगे उन्हें देश के किसान, मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरा किसान महिलाओं की इज्जत करता है। उस किसान की वजह से, उस अन्नदाता की वजह से आज हम जीवित हैं, हम खा पाते हैं। तो अगर आप उनको कह रहे हैं कि वो फार्मर्स हैं, हिंदुस्तान के किसान नेता हैं और वो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने गिरबान में और उन लोगों के गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें अब समझने की ज़रूरत है। आप बात कर लेते हैं ये जो कानून आया है, मुझे बताइए इस कानून में आपत्ति क्या है? अगर लोगों के लिए, किसानों के लिए दायरा बढ़ाया जा रहा है, और ये तो वो कानून था, आप ही खुद कहते हैं कि आपके दिग्गज नेता लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ और सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करा, तो आप क्रेडिट लेने में तो पीछे नहीं रहे। लेकिन जब यहां पर बात आ गई तो आपने पलटफेर कर ली। मुझे बताइए ना, दिक्कत क्या है? एमएसपी तो हाल ही में बढ़ी है, जितनी मॉनसून क्रॉप्स हैं उसमें हाल ही में एमएसपी बढ़ी है। तो बताइए, वो आपका जो बेवकूफ बनाने का तरीका था कि एमएसपी नहीं बढ़ाई जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, वो तो आपके मुंह पर तमाचा लग गया। आपको शायद नॉलेज ही नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी थोड़ा थाईलैंड और बैंकॉक के ज़माने में ज़्यादा चलते। नहीं तो मुझे बताइए, मॉनसून क्रॉप्स के बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या आपको पता है कि बाजरा, अनाज के ऊपर किस प्रकार एमएसपी बढ़ाई गई है और किसानों का फायदा हो रहा है? क्या आपको पता है कि मंडी में किस प्रकार आज किसान अपने तरीके से, अपने बलबूते पर अपनी फसल को बेच सकता है? तो उसमें आपको क्यों आग बबूला आप हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। किसान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, जो वाकई किसान है, और जो ये रूल है, जो ये लॉ है, ये किसानों के फायदे का है। और जो किसान है वो ये बात समझ रहा है, जो बैठे हैं वो रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, किसान नहीं है। चलिए मैं बात करती हूँ मैं उत्तर प्रदेश की फिर से, जहाँ पे एक तरफ यूपी मॉडल, योगी मॉडल मैं कहूँगी, गुंडे अपने आप को खुद सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी का एक नया जो मॉडल तैयार हुआ है, जिसमें या तो उनके जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर ली जाती है, या तो फिर उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्योंकि गुंडा राज को पूरी तरह से सफाया करना है उत्तर प्रदेश में। वहीं पे पप्पू यादव, अखिलेश यादव से गठबंधन की बात करते हैं कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ से नहीं संभलेगी यूपी, आपसे भी अकेले नहीं संभलेगी, तो आइए गठबंधन करते हैं और हम मिल के उत्तर प्रदेश को चलाते हैं। तो इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं वही वाली बात हो गई ना कि चोर चोर मसेरे भाई, वो यहाँ पर यही हो रहा है। आप अखिलेश यादव का समर्थन मांग रहे हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से गुंडा राज। मुझे गिनवाइए तो जरा। आज हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, सुमन जी आप खुद आए हैं, मुझे बताइए नुक्कड़ नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, हर गोल चक्कर पे आज आपको पुलिस तैनात दिखती है। और अखिलेश जी के ज़माने में आपको गुंडागर्दी दिखा करती थी, हम भूलते नहीं हैं। आपका बाद में गठबंधन हो गया था बसपा के साथ, पर किस प्रकार आप लोगों ने अभद्र व्यवहार करा था मायावती जी के साथ, ये पूरा देश याद रखेगा। और शायद मायावती जी भूल जाएं, पर देश की बाकी महिलाएं नहीं भूलेंगी। आप ही की बेगम साहिबा, अखिलेश जी की मैं बात करी, उन्हीं की बेगम साहिबा डिंपल जी के साथ किस प्रकार का अभद्र व्यवहार आप ही के कार्यकर्ताओं ने करा था, वो आप भूल गई। पप्पू यादव को तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो बिहार की राजनीति में सीमित है, उनको वहीं सीमित रहना चाहिए। वो यहाँ उत्तर प्रदेश में आके टांग अड़ाने का क्या तरीका है? ये महागठबंधन कब तक चलेगा? कब तक आप बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? मुझे बताइए ना, महिलाओं के लिए आप लोगों ने करा क्या है? आपने, जब आप सरकार में थे तब आप कुछ नहीं कर पाए, जब आप सरकार में नहीं थे
सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने के अलावा आप लोगों ने क्या कहा और क्या करा? आप जो विपक्ष, रीढ़ की हड्डी होती है एक सरकार की, बैकबोन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़रूरत होती है कि बहुत अच्छी विपक्ष हमारे पास हो ताकि हम ऑपोजिशन के जरिए क्रिटिसाइज जो सरकार को कर सकते हैं आप कर पाएं और सरकार के पास जो जो कमियां हैं अगर होती हैं तो वो हम सुधार पाएं। लेकिन आप लोग वो कर नहीं पाए। आप लोगों से तो बदतर व्यवहार किसी ने करा ही नहीं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे बाकी नेता हो। ये किस प्रकार की राजनीति है? योगी आदित्यनाथ जी ने जितना भी तरीका अपनाया है सरकार में रहते हुए इन 4.5 सालों में, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार जनता को जुझारू बना दिया है, जनता को दिखा दिया है कि हम काम करते हैं। और ये अखिलेश जी को अब सीखना चाहिए कि अगर आपको सरकार बनानी है ना तो आपको सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से और बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। आप सांप्रदायिक तरीके से लड़ना चाहते हैं चुनाव, आप महिलाओं के साथ छोड़ दीजिए। आप ही के पिताजी किस प्रकार उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बयान दिए हैं, हम भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश की महिलाएं भूल गई क्या? पहले आप लोग अपने घर परिवार में चीज़ों को सॉर्ट कर लीजिए, मुझे लगता है कि उसके बाद आप सरकार की बात करिएगा। बहरहाल सरकार 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। जहाँ पर आप इतने विश्वास से आप इस बात को कह रही हैं, वहीं पे हमारे ओवैसी जी कहते हैं इंशाअल्लाह इस बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस बार क्या कहेंगी आप? कौन होते हैं ओवैसी साहब? जो व्यक्ति एक लोकसभा तक सीमित है उस व्यक्ति की बात हम उत्तर प्रदेश में क्यों सुने? मुझे बताइए ओवैसी साहब कौन है? जिनके पूर्वज निजाम थे, जिन्होंने आके हिंदुस्तान की जनता पर अत्याचार करा था, जिन्होंने आकर हमारे हिंदुस्तान की जमीन को हड़पा था। आपने आज भी माफी नहीं मांगी है। आप आज भी उसी तरीके से चल रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे और यहाँ के लोगों को भड़काएंगे। अरे आप होते कौन हैं? आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं क्या? उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। और जिस वक्त आपने इंशाअल्लाह लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लिया तो आपने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। माफ करिएगा पर हिंदुस्तानी मुसलमान उत्तर प्रदेश में जो रह रहा है बहुत ही समझदार है और इसका प्रमाण खुद मुसलमान महिलाओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया था, जब उमड़ कर आई थी महिलाएं और वोट दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में। यही होने वाला है। अब आप मानिए या मत मानिए, आप जनता को बेवकूफ बनाते रहिए पर जनता बेहद समझदार है। और आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी योगी जी को मतदान देंगे मुसलमान। मैं खुद मुसलमान हूं, न जाने कितने लोग आगे आ रहे हैं मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने एक मिथ क्रिएट कर दिया था, एक एजेंडा क्रिएट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, वो अब टूट चुका है। उसमें ना कोई सच्चाई थी, ना है, ना हो सकती है। इसीलिए अब मुसलमान समझदार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि वो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं इंशाअल्लाह करके, तो क्या अगर ओवैसी आते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में तो क्या एक कम्युनिटी के वोट कटने का कोई एक सामने चीज़ें आएंगी, कुछ आंकड़े अलग दिखेंगे? नहीं, आपको लगता है कि ओवैसी मुसलमान है, पर मैं नहीं मानती। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के ऊपर, जब महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जब बेमतलब के फरमान जारी कर दिए जाते हैं महिलाओं के खिलाफ, तब आप लोग कुछ नहीं कहते। आतंकवादी संगठनों के साथ आप समर्थन रखते हैं, तब आप अपने आप को, अपने भाई बंधुओं को कुछ नहीं कहते। आपके भाई ये बोल देते हैं कि आप हमें खुला तो छोड़ दीजिए, पुलिस को थोड़ा हटा तो दीजिए 1 घंटे के लिए, तो हम बताएंगे कि क्या होता है। इस प्रकार की जब आप वायलेंस क्रिएट करने वाली बातें करते हैं तो मुझे नहीं लगता आप मुसलमान अपने आप को आपको कहना चाहिए, और मैं मानती भी नहीं हूँ। और ये हर मुसलमान कहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम अल्लाह का इस्लाम मानने वाले, मुल्ला या ओवैसी का इस्लाम मानने वाले नहीं हैं। तो अब ओवैसी को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको जनता का दिल जीतना है ना, तो पहले अपने मन से पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को उतारिए। आपके मंच पर चढ़कर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान क्या कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहती, इस प्रकार के नारे लगा के चले जाते हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। और आप कहते कि ये शायद किसी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था। अरे मैं आपको चैलेंज करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पर भेजकर तो दिखाइए पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले का नारा। ना उसको ताउम्र की सजा मिली, लेकिन आप लोगों की ये सोच है, आपकी जहनियत है, जिसको अब बदलने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ऐसे छुट्टी कर देगी जनता आपकी, जो कर भी चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में आने की सोचिएगा मत, क्योंकि ऐसा ना हो कि गधा हो, आपका मुंह काला हो और आप उस पर बैठे हो। मैम, उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या
अपने तरफ से क्या सजेशन और क्या मैसेज देना चाहेंगी इस बार के चुनाव को लेकर? उन्हें क्या चीज़ें सोचकर वोट डालनी चाहिए? नहीं, मुझे मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बेहद समझदार है। मैं मैसेज दूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं समझ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार नहीं है, बेहद समझदार है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता को किसने न्याय दिलाया है, किसने अधिकारों को उनको वापस दिया है, किसने महिलाओं की सुरक्षा कराई है, किसने रोड्स को अच्छा करा है, किसने हर नुक्कड़ पर पुलिस दी है, हर तरीके से अच्छे बयान दिए हैं, हर तरीके से अच्छे काम करे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार अच्छा काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए करा है। जनता बखूबी जानती है। मैंने फिर कहा, फिर दोहराती हूँ, 2019 के चुनाव में लोगों ने प्रमाण दिया था, सिर्फ मुसलमान नहीं, सबने दिया था। और अब वही दोबारा से होने वाला है जब विधानसभा चुनाव में हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई फर्क नहीं करा, जनता के लिए काम करा है और करते रहेंगे। लोगों को लगता होगा कि अगर भगवा पहना हुआ है तो मुसलमान का विरोध करता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि भगवा हमारे हिंदुस्तान की शान है, मेरे तिरंगे का अव्वल नंबर का एक अव्वल दर्जे का रंग है। मैं उसको अपने सर पर रखती हूँ, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता उसको सर पर रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।